हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। वेलकम बैक उन सभी बच्चों को जो पिछला वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं, वेयरएज फर्स्ट टाइम वाला एक बहुत ही वार्म वेलकम उन सभी के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की तलाश में भटकते हुए यहाँ पहली बार आप पहुंचे हैं। सो अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ऐसी बहुत सारी चीजें एक डेप्थ में एक अलग फील के साथ समझ आई होगी कैरियोकाइनेसिस के बारे में, जो शायद आप खुद से पढ़ते वक्त न समझ पाते अगर आप एनसीईआरटी की लाइनों को देखते। और वही फील, वही डेप्थ हम आज के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम खेलेंगे एक राउंड केबीसी का। केबीसी जहां मैं पूछूंगा आपको ढेर सारे सवाल, आप मुझे उन सवालों का दोगे फटाफट जवाब, और हम दोनों ये देख लेंगे कि आपको कैरियोकाइनेसिस के टॉपिक्स कितने ज्यादा याद हैं अभी तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ये पूछूंगा कि वो कौन सा चेंज है जिसे देखकर मैं ये कह सकता हूं कि सेल साइकिल में प्रोफेज की शुरुआत हो गई है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तो ये बताओ कि वो कौन सा चेंज है जिसे देखकर मैं ये कह दूं कि अब मेटाफेज शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये कि क्रोमोसोम के शेप को अगर मुझे स्टडी करना हो किसी सेल के तो मैं उसको कौन से फेज में स्टडी करूंगा, वेयरएज अगर मुझे उसी क्रोमोसोम के नंबर को काउंट करना है उसके न्यूक्लियस में तो फिर मैं कौन से फेज में उसके नंबर को काउंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इन टर्न इज मेड बिहाइंड इन विच फेज। उस प्रोटीन को हम पीछे कौन से फेज में बना के आए थे। उसके बाद वाला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सुनना कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को जब मैं एनाफेज में सेपरेट करूंगा उसके सेंट्रोमियर से और ऑपोजिट पोल्स में लेकर जाऊंगा उस वक्त वो मुझे कौन से शेप का नजर आएगा, इन्वर्टेड वी एल आई जे, कौन से शेप का वो मुझे नजर आएगा। तो अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं तो उन तूफानी बच्चों के लिए एंड में है एक बहुत ही तूफानी सवाल कि ये बताओ कि वो कौन सा फेज है माइटोसिस का जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है बट अगर इसे हम सोचते हैं एक अलग एस्पेक्ट से तो इसका क्वेश्चन अच्छे से बनाया जा सकता है कि माइटोसिस में वो कौन सा फेज है जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से 4n हो चुका है। अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूं या फिर आप किसी हैप्लॉयड सेल की बात कर रहे हो तो फिर वो n से 2n हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। तो अगर आपने इन सभी क्वेश्चन का कर दिया है बहुत ही प्रॉपर्ली और फटाफट आंसर तो कांग्रेचुलेशंस, आपको कैरियोकाइनेसिस बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है और साथ ही साथ वो आपको अच्छे से रिटेन भी हो चुका है। बट अगर आप कुछ क्वेश्चंस में बीच में अटक गए या फिर बहुत ही प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पाए या फिर आपने ज्यादा टाइम लगाया तो आप भी अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करना, क्योंकि अब हम साथ में बैठकर करेंगे रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। बट वो थर्ड टाइप के बच्चे, वो तूफानी बच्चे जिन्होंने पिछला लेक्चर देख तो लिया था बट नोट्स बनाए नहीं, ना कि रिविजन करी, आप इस वीडियो को कर दो यहीं पे पॉज। वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पिछले वीडियो में वापस जाओ, वहां पे अच्छे से उस वीडियो को दोबारा देखो, फास्ट करके देख लेना ताकि कम टाइम लगे क्योंकि आपने शायद देख ही लिया होगा एक बार उसको, और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और फिर वापस इस लेक्चर में आना। उसके बाद हम मिलकर मजे करेंगे साइटोकाइनेसिस के बचे हुए एस्पेक्ट्स के बारे में। सो अब हम शुरू करेंगे हमारा रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, बट उससे पहले 3 होलियर देन दाव कारनामे जो हमें करने हैं वो है कि वीडियो को करेंगे बड़ा वाला लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल को करते हो रेगुलरली फॉलो, और साथ ही शेयर कर देंगे इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और कर देंगे भला उन सब के साथ साथ प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी का भी। तो अब हम फटाफट शुरू करते हैं हमारा रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले यह पढ़ा था कि माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल। फिर हमने कहा था कि माइटोसिस में वेरिएशन क्रिएट नहीं होती, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट एंड प्रोजेनी वाले सेल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द वेरियस फेजेस ऑफ माइटोसिस विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और फिर आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। पहले के 4 फेजेस को मैं क्लब करके कैरियोकाइनेसिस का नाम दूंगा जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है, वेयरएज साइटोकाइनेसिस में उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस में भी सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लगाता है हमारा प्रोफेज, वेयरएज सबसे छोटा टाइम का होता है हमारे पास एनाफेज। तो इसको याद रखना है कि प्रोफेज लॉन्गेस्ट एंड एनाफेज शॉर्टेस्ट होता है माइटोसिस की अगर बात करूं टाइम ड्यूरेशन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो। इसके बाद हमने प्रोफेज को डिटेल में पढ़ना शुरू किया था जहां पे हमने ये कहा था कि प्रोफेज की शुरुआत होगी जब क्रोमोसोमल मटेरियल उसके न्यूक्लियस में, उस सेल के न्यूक्लियस में कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, एंड देन वी विल से दैट इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल विल अकर
as well as the centrosome will move towards the opposite pole. सेंट्रोजोम के बारे में हमने कुछ बातें कही थी कि एक सेंट्रोजोम बना होता है 2 सेंट्रियोल का, जो कि राइट एंगल में अरेंज्ड होते हैं। उसके चारों तरफ हमें माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं जो कि प्रोटीन के धागे हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल को इस केस में मैं एस्टर का नाम देता हूं। एंड देन वी सेड दैट माइक्रोट्यूब्यूल एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो कि हमने पीछे G2 फेज में बनाया था। साथ ही हमने ये कहा था कि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, इसलिए प्लांट सेल मेरा एन एस्ट्रल है, वेयरएज एनिमल सेल में 2 सेंट्रोजोम है, देयरफॉर 2 एस्टर होंगे, इसलिए मैंने उसको एम्फी एस्ट्रल का नाम दिया था। फिर हमारे प्रोफेज के एंड आते आते हमने ये कहा था कि सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस। एंड साथ ही मैंने ये कहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप के गायब होते ही मैं कहूंगा कि प्रोफेज एंड हो चुका है। इसके बाद सिमिलरली मैं ये कहूंगा कि न्यूक्लियर एनवेलप जब पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए, तब मैं ये कहूंगा कि इस पॉइंट पे मेटाफेज की शुरुआत हो चुकी है। सिमिलरली मेटाफेज में क्योंकि अब न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहा, तो मैं ये कहूंगा कि वो स्पिंडल फाइबर उन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जाके अब अटैच हो चुके हैं। सेंट्रोमियर में कहां पे? सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर में। यहां पे मैंने ये भी कहा था कि क्रोमोसोम अब अपने फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में है, और ये वो टाइम है जब मैं क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का नंबर और साथ ही क्रोमोसोम के साइज को देख रहा होता हूं। इन 3 चीजों को मैं यहां पे स्टडी करता हूं। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो कि एक कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच है, और उस सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम काइनेटोकोर है वो प्रेजेंट है। काइनेटोकोर का काम कि काइनेटोकोर पे लाके हम हमारे स्पिंडल फाइबर को अटैच करते हैं। फिर हमने ये कहा था कि अब जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो चुके हैं, तो अब वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल, या आप कहो कि टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर, और वो आ जाएंगे एक सेंटर में एक कॉमन प्लेट पे, जिसको मैं कहूंगा कि वो मेरा मेटाफेज प्लेट है। इसके बाद हमने ये कहा था जैसे ही वो मेटाफेज प्लेट पे आ जाएगा, वैसे मेटाफेज हो चुका है खत्म। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफेज। एनाफेज में हमने ये कहा था कि एनाफेज में सारे क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाएंगे, एंड देन वो अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट होने के बाद इट विल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। एंड देन मैंने यहां पे ये कहा था कि जैसे ही वो अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाए, वैसे ही दीज क्रोमोसोम्स, अब मैं उसको और सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से नहीं जानूंगा, बल्कि नाउ दे विल बी नोन एज द डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल्स। यानी कि अब उनकी क्रोमैटिड वाली आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है, और अब उसको मैं फ्यूचर सेल्स के क्रोमोसोम के नाम से जानूंगा। एंड देन मैंने यहां पे ये कहा था कि जब वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करेगा, उस टाइम पे जो सेंट्रोमियर है इट विल बी टुवर्ड्स द लीडिंग एज, यानी कि वो पोल की तरफ फेस करके रखेगा, वेयर एज उस क्रोमोसोम के जो आर्म्स है इट विल ट्रेल बिहाइंड। इसके वजह से मुझे अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के सेंटर में मेरा सेंट्रोमियर होता है, सब मेटा के थोड़े से दूर होगा सेंटर से, एक्रो के थोड़ा सा और दूर, और टेलो के टर्मिनल होता है हमारा सेंट्रोमियर। सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इन्वर्टेड वी शेप का नजर आएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हमें एल शेप का नजर आएगा, एक्रोसेंट्रिक हमें जे शेप का नजर आएगा, वेयरएज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमें आई शेप का नजर आएगा। यहां पे हमने फिर ये कहा था कि ऑपोजिट पोल्स पे जब वो पहुंच जाएंगे, वैसे ही एनाफेज हो जाएगा खत्म, एंड देन हम करेंगे टीलोफेज, जो कि हमारा आखिरी फेज है माइटोसिस का। टीलोफेज इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ माई प्रोफेज, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्रोमोसोम्स जो हैं अब वो डीकंडेंस होंगे, और डीकंडेंस होने के बाद वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बना देंगे। सिमिलरली जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो अभी तक गायब हो चुके थे वो अब वापस आ जाएंगे, जैसे कि मेरे गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और साथ ही न्यूक्लियर एनवेलप भी। तो मुझे दोनों ऑपोजिट पोल्स में जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वहां पे मुझे अब डॉटर न्यूक्लियाई नजर आएंगे। यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात जो मैंने कही थी कि सेंटर में, यानी कि उसके इक्वेटर में, सेल के इक्वेटर में हम थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर, स्पेसिफिकली प्लांट सेल के केस में थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर हम छोड़ देते हैं। स्पिंडल फाइबर को हम कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं करते। उसका रीजन वो हमारे काम आता है साइटोकाइनेसिस में, प्लांट के साइटोकाइनेसिस में, जो कि हमें आज के लेक्चर में देखना है। इसी के साथ हमने कर लिया अपने रिकैप का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट, और अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन का
सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, हम उसको जानेंगे। तो अब हम फटाफट शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो साइटोकाइनेसिस क्या है? इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये बात अभी तक बच्चे बच्चे को पता चल गई होगी कि कैरियोकाइनेसिस में एक बार मैं न्यूक्लियस को डिवाइड कर दूं, उसके बाद मुझे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हुए 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं। इसके बाद मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आल्सो अकर इन साइटोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस को मैंने 2 डॉटर सेल में पहुंचा दिया, उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है मुझे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स का। इसके बाद हम ये समझेंगे कि साइटोकाइनेसिस होता कब है। सो मैं कहूंगा कि इट जनरली स्टार्ट्स ड्यूरिंग लेट एनाफेज और अर्ली टेलोफेज, यानी कि या तो वो अर्ली टेलोफेज पे स्टार्ट हो, और ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा जहां पे टेलोफेज में आपको साइटोकाइनेसिस होती हुई नजर आएगी। बट कुछ सेल्स में मैं कहूंगा कि ये सेल टू सेल या फिर कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, वो लेट एनाफेज में भी स्टार्ट हो सकता है मेरे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप नोट लगा के स्टार लगाकर लिखना बिल्कुल बोल्ड में, कि साइटोकाइनेसिस ऑलवेज अकर्स एट द स्पिंडल इक्वेटर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब आप ये सोचोगे कि भैया आपने स्पिंडल इक्वेटर क्यों कहा, आपने सेल का इक्वेटर क्यों नहीं कह दिया, दोनों बातें अलग अलग है क्या? मैं अगर स्पिंडल का इक्वेटर कहता हूं या फिर मैं सेल का इक्वेटर कहता हूं तो ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? आप ये चीजें सोच रहे होगे। तो इन बातों को अभी थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रखेंगे, क्योंकि ये स्पिंडल इक्वेटर की कहानी आपको बहुत ही डिटेल में थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम ये समझते हैं कि साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होती है। सबसे पहला क्लीवेज या फिर फरो मेथड, जो कि हमें एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मुझे वो लोअर प्लांट सेल्स में भी देखने को मिलते हैं। मैं लोअर प्लांट सेल से यहां पे क्या कहना चाहता हूं कि यूनिसेल्यूलर जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, इनकी बात हो रही है, तो इनमें क्लीवेज या फिर फरो मेथड मुझे देखने को मिलता है। वेयरएज जो हायर प्लांट सेल्स मेरे पास हैं, उनमें साइटोकाइनेसिस मुझे सेल प्लेट के फॉर्मेशन से देखने को मिलती है, वहां पे क्लीवेज या फिर फरो मेथड नहीं होता। इसके बाद अब हम फटाफट एक एक करके पहले एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस को स्टडी करेंगे, उसके बाद प्लांट को स्टडी करेंगे। तो पहले एनिमल को हम फटाफट देखते हैं कि ये है क्या। तो अब ये समझो कि मैंने एनिमल में साइटोकाइनेसिस करवाई कैसे। मैंने इसमें सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करवाया उसके स्पिंडल के इक्वेटर में। यानी कि अगर मैं कहूं कि पहले यहां पे स्पिंडल इक्वेटर इस तरह से लाई कर रहे थे, तो उसके सेंटर में मैंने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का काम क्या है? मैं ये कहूंगा कि इट स्टार्ट टू श्रिंक एंड द फरो और क्लीवेज मूव्स इनवर्ड। अगर मैं इस सेल में यहां पे एक रिंग की तरह कोई एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो इसके दोनों ही साइड में मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन नजर आएगी, जिसको मैंने कहा फरो। फरो हम किसी डिप्रेशन को कहते हैं, या फिर इसको हम क्लीवेज भी कह रहे हैं, और इसी से इसका नाम आया है कि क्लीवेज मेथड या फिर फरो मेथड। अब इस चीज को देखो कि जैसे जैसे ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे जैसे ये रिंग श्रिंक होता चला जाएगा, ये फरो अंदर की ओर मूव करेगा। इसकी एनालॉजी आप ऐसे ले लो कि हमने हमारे वेस्ट पे एक बेल्ट पहना है, आप उस बेल्ट को जैसे जैसे टाइट करते चले जाओगे वैसे वैसे टेंशन इंक्रीज होता चला जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हमने एक बलून लिया और उसके बाद उसको बीच में से घुमाना शुरू करो, तो होगा क्या? उसके सेंटर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मुझे नजर आएगा और वो अंदर की ओर मूव करेगा, यानी कि वो श्रिंक करता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं ये कहूंगा कि जैसे ही ये पूरी तरह से अंदर पहुंच जाए, मुझे 2 डॉटर सेल अलग अलग मिल जाएंगे, और इसी को मैं कहता हूं कि 2 डॉटर सेल्स फॉर्म विच आर हाफ इन साइज ऑफ पेरेंट सेल। वो दोनों डॉटर सेल का साइज पेरेंट सेल के साइज के अकॉर्डिंगली हाफ होगा। बट ध्यान रखने वाली बात, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज सिमिलर टू पेरेंट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है कि चाहे मैं कह दूं कि हाफ साइज है उस सेल का, बट न्यूक्लियस का साइज जो पेरेंट सेल थे और मुझे जो डॉटर सेल मिले हैं, दोनों में ही सिमिलर है। यहां पे अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इट टेक्स प्लेस इन सेंट्रीपिटल ऑर्डर। सेंट्रीपिटल ऑर्डर का मतलब कि बाहर से अंदर की ओर मूव करना।
सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जब हम अंदर से बाहर की ओर मूव करते हैं। तो यहां पे मैंने इसको सेंट्रीपिटल ऑर्डर क्यों कहा, क्योंकि आप इसको साफ साफ देख सकते हो कि जब ये रिंग श्रिंक कर रहा होगा अंदर की ओर, तो मैं बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहा हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल ऑर्डर। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्लीवेज मेथड है, या फिर इसको मैंने फरो मेथड का नाम दिया। रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि कुछ प्रोटीन्स के बने हुए, रिंग अंदर की ओर श्रिंक कर रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल मेथड है। अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल मिलेंगे जो कि हाफ इन साइज होंगे एज ऑफ पेरेंट सेल, बट उसके न्यूक्लियस का साइज सिमिलर होगा पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब हम फटाफट प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस को स्टडी करते हैं। सो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस के लिए हम ये कहते हैं कि इट टेक्स प्लेस बाय अ सेल प्लेट फॉर्मेशन बिकॉज क्लीवेज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। यानी कि हमने ये समझा कि प्लांट के सेल के अराउंड एक रिजिड और स्टिफ सेल वॉल के प्रेजेंस के वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाऊं और उसके बाद उसको अंदर की तरह कॉन्ट्रैक्ट करूं। इसीलिए यहां पे मैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन करूंगा और इस मेथड से हम यहां पे साइटोकाइनेसिस को कैरी आउट करेंगे। And then I will say that the cell plate formation, it starts at the center of the cell and grows outward। यानी कि उसके सेंटर में, सेल के सेंटर यानी कि उसके स्पिंडल के इक्वेटर में ये शुरू होगा और बाहर की ओर ग्रो करेगा। इसीलिए मैंने इसको सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर बोला। पीछे मैंने एनिमल साइटोकाइनेसिस को सेंट्रीपेटल कहा था, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर साइटोकाइनेसिस कैरी आउट हो रही है। इसके बाद जरा ये समझते हैं कि वो सेल प्लेट बनता कैसे है। मैं ये कहूंगा कि द स्पिंडल फाइबर रिमेनिंग एट द इक्वेटर इट फॉर्म्स फ्रैग्मोप्लास्ट। जरा अगर आप याद करो कि पिछले वाले लेक्चर में टेलोफेज पढ़ाते वक्त एंड में बिल्कुल मैंने ये कहा था कि कुछ सेल्स में, जनरली प्लांट सेल्स के इक्वेटर में, हम थोड़े से स्पिंडल फाइबर को रिमेनिंग रहने देते हैं। हम सारा स्पिंडल फाइबर हटाते नहीं है, उसका काम साइटोकाइनेसिस में आता है। और ये चीज तब मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो यहां पे ये वही स्पिंडल फाइबर है जो कि उसके इक्वेटर में रह गए थे, वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर को हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। इस फ्रैग्मोप्लास्ट का काम क्या है? इस फ्रैग्मोप्लास्ट का काम यह है कि इट गाइड्स द गोल्जी apparatus टू डिपॉजिट कैल्शियम पेक्टेट एट द इक्वेटर। यानी कि वो फ्रैग्मोप्लास्ट एक गाइड की तरह काम करेगा, एक सड़क की तरह आप समझ लो काम करेगा, जो कि गोल्जी एपरेटस को रास्ता दिखाएगा कि वो आए और उस स्पिंडल के इक्वेटर में वो आके कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट करके चला जाए। और वो कैल्शियम पेक्टेट उसके इक्वेटर में क्या बनाएगा? सेल प्लेट बना रहा होगा, और इस सेल प्लेट को ही हम मिडिल लैमिला कहेंगे, विच विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा कहूं कि वो सेल था, उस सेल के स्पिंडल इक्वेटर में जो स्पिंडल रह गए थे उसने फ्रैग्मोप्लास्ट बनाया। फ्रैग्मोप्लास्ट ने गोल्जी एपरेटस को रास्ता दिखाया कि वो आए और उस सेल के इक्वेटर में, या मैं कहूं स्पिंडल के इक्वेटर में आके कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट करके चला जाए। और वो कैल्शियम पेक्टेट ने सेल प्लेट बनाया जिसको मैं मिडिल लैमिले भी कह रहा हूं। और देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि ये मिडिल लैमिले बना किसके बीच में है? बिटवीन द 2 डॉटर सेल। अब जरा हम फटाफट एक डायग्राम को देख लेते हैं जो कि आप अपने नोट्स में ड्रॉ करोगे, और इस कंप्लीट कहानी को उस डायग्राम के थ्रू समझते हैं फटाफट। सो प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में, जैसा कि हमने सबसे पहले कहा था कि इसके स्पिंडल इक्वेटर में जो स्पिंडल फाइबर रिमेनिंग रह जाएंगे वो बनाएगा मेरा फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट गाइड करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कि वो आए और आके इस सेल के इक्वेटर पे या इसके स्पिंडल इक्वेटर पे कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट करके जाए। ये कैल्शियम पेक्टेट की डिपोजिशन अंदर से बाहर की ओर मूव करेगी, जिसको एनसीईआरटी कहती है कि वो जाके उसके लैटरल वॉल को टच करेगी। लैटरल वॉल यानी कि उसके साइड का वॉल, डिपोजिशन अंदर से बाहर की ओर हो रहा है, और इसी को मैंने पीछे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर कहा था। इसके बाद मैंने कहा कि ये कैल्शियम पेक्टेट बनाएगा मेरा सेल प्लेट। एनसीईआरटी कहती है अगेन कि सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमिले। सबसे अंदर वाली वॉल जो मैंने बनाई है वो मेरा मिडिल लैमिले या सेल प्लेट है, जिसको मैं कह सकता हूं कि इट फॉर्म्स बिटवीन द सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। तो अब ये सेल वॉल की कहानी कहां से आई? एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है कि द सेल प्लेट इज द
प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, यानी कि जिस तरह से मैंने कैल्शियम पेक्टेट को डिपॉजिट करके सेल प्लेट बनाया है, इसी तरह से आगे जाके अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सो ये सेकंड वाली लाइन जो मैंने बनाई है, मैंने नंबरिंग कर दी है, सबसे अंदर 1 नंबर पे सेल प्लेट है, उससे बाहर की ओर अगर या फिर आप ऊपर से नीचे की ओर आओ तो मेरा सेल वॉल है, और उसके बाद उसके अंदर में मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो मैंने क्या कहा कि दो एडजेसेंट सेल के सेल वॉल्स के बीच में मेरा मिडिल लैमेले प्रेजेंट है, जो कि एक कॉमन लाइन की तरह काम करता है या एक कॉमन वॉल की तरह काम करता है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। And then I will say that the plasma membrane forms at the end, यानी कि पहले मैंने सेल प्लेट बनाया, इसी तरह से मैंने सेल वॉल बना दिया, और अब सबसे लास्ट में जाके मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाऊंगा। और एक चीज जो मैंने बचपन में ये पढ़ी है कि प्लांट सेल्स में दो एडजेसेंट सेल के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि यहां पे मैंने इतने सारे जो वॉल खड़े कर दिए, सबसे पहले मैंने सेल प्लेट बना दिया, फिर सेल वॉल बना दिया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, तो इनके बीच में कहीं कहीं पे गैप होता है जिसके थ्रू चीजें एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सके, यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। इसी को मैं प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देता हूं। यह हो गई बात मेरे प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की। और एक और चीज अगर हम समझे, जो पीछे मैंने कहा था कि लोअर प्लांट्स में क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, बिकॉज अगर आप एक क्लामाइडोमोनास इमेजिन करो, एक क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। जब एक क्लामाइडोमोनास डिवाइड होगा तो हमें पता है कि वो एक साथ चिपक कर तो रहता नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने क्या देखा कि एक प्लांट सेल जब डिवाइड होता है तो वो एक साथ एक कॉमन वॉल से चिपक के रहता है, वेरेज एक क्लामाइडोमोनास जब डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है उसके बीच में कोई कॉमन बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि वो दो अलग अलग सेल के फॉर्म में डिवाइड होगा। और यही रीजन है कि एक क्लामाइडोमोनास में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें क्लीवेज मेथड होता है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा जिसके वजह से वो बीच में से टूटेगा इन सेंट्रीपिटल मैनर, और मुझे दो सेपरेट डॉटर सेल मिल जाएंगे जो कि आपस में चिपके हुए नहीं होंगे। ये हमने बात कर ली कंप्लीट मेरे प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की। इसके बाद अब हम दो स्पेशल केस समझेंगे। सबसे पहला केस ये कि अगर कैरियोकाइनेसिस के एंड में साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होगा, और सेकंड केस हम ये समझेंगे कि अगर साइटोकाइनेसिस हो बट एसिमेट्रिक तरीके से हो, जहां पे मैं स्पिंडल के इक्वेटर और सेल के इक्वेटर की बात करूंगा। तो उन दो केसेस को जरा हम फटाफट देखते हैं कि वो है क्या। सो अब हम फटाफट ये देखते हैं कि हमने यहां पे किया क्या है। मैंने यहां पे ये कहा कि इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन अ मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइजेस, जिसको मैं सिंसीटियम कंडीशन भी कहता हूं। यानी कि मैंने ये समझा कि अगर उस सेल में मैं उसके न्यूक्लियस को डिवाइड कर दूं बट उसके साइटोप्लाज्म को न डिवाइड करूं, यानी कि मैं उसमें साइटोकाइनेसिस न कैरी आउट करूं, तो मुझे एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन मिलता है, यानी कि एक कॉमन सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मुझे मिलेंगे, और इसको मैंने सिंसीटियम का नाम दिया। इसका कुछ एग्जांपल्स जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला ये कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो उसका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और वो एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में होता है। इस चीज को समझेंगे हम कहां पे, ये हमारे 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में गिवन है। वहां के एंडोस्पर्म वाले पार्ट में हम ये देखते हैं कि कोकोनट के एम्ब्रियो में जब उसका एंडोस्पर्म का सेल डिवाइड करना शुरू होता है, यानी कि उसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। सो होता वहां पे ये है कि उसमें बहुत ही फास्ट रेट में कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि उसका न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता जाता है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती उस वक्त। इससे मुझे मिलता क्या है, मैं ये कहूंगा कि कोकोनट का वाटर, उसको मैं कहता हूं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसका क्या मतलब है कि उस एंडोस्पर्म में मुझे ढेर सारे न्यूक्लियस मिल रहे हैं बट अभी तक उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, जिसी की वजह से मैंने उसको एग्जाम्पल रखा है मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन का। फिर बाद में वहां यह होता है कि अब जैसे ही उस मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में साइटोकाइनेसिस होगी, वैसे ही वो होगा क्या, साइटोकाइनेसिस हुई, यानी कि मैंने अब सेल वॉल बना दिए सारे के सारे न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि मैंने अलग अलग सेल डिवाइड कर दिए, और मुझे अब क्या मिला, मुझे व्हाइट ईडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट मिला, यानी कि कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट हम खाते हैं उसको हम कर्नल भी कहते हैं,
वो व्हाइट ईडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट और कुछ नहीं बल्कि साइटोकाइनेसिस के बाद मिलने वाला वो स्टेज है जिसको एनसीईआरटी कहती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। पहले वाले कंडीशन को मैंने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा था, जो कि मेरा एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन था। साइटोकाइनेसिस करवाया मैंने, मुझे एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिल गया, यानी कि मैंने अब उस एंडोस्पर्म में उसके बहुत सारे न्यूक्लियस के बीच में अलग अलग सेल वॉल बना दिए हैं। और वो मुझे मिलता कैसे है, वो व्हाइट ईडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट होता है जो हम खा पाते हैं, वेयरएज ये वाला मेरा कोकोनट वाटर होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि some fungi have their hyphae filled with multinucleate cytoplasm and these hyphae are known as सिनोसिटिक hyphae। हमारे चैप्टर 2 11th के एनसीईआरटी में फंजाई वाले पार्ट में ये गिवन है कि कुछ फंजाई हाइफे, हमें पता है हाइफे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फंजाई हाइफे के फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म से, यानी कि अगेन हमने यहां पे क्या देखा है, ऑब्वियसली बात है यहां पे वही हुआ होगा कि कैरियोकाइनेसिस हुई होगी और साइटोकाइनेसिस नहीं हुई होगी, और इसी तरह के हाइफे को हम सिनोसिटिक हाइफे का नाम देते हैं। ये सारा का सारा डेटा ये हमें स्किप नहीं करना, ये हमारे 12th के एनसीईआरटी में गिवन है, वेयरएज ये वाला हमारे 11th के एनसीईआरटी में गिवन है। तो ऐसा मत सोचना कि ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया और इसको स्किप कर देते हैं, तो ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। इसके बाद हम जरा देखते हैं कि एसिमेट्रिक साइटोकाइनेसिस में होता क्या है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एसिमेट्रिक साइटोकाइनेसिस, या मैं ये कहूं कि एसिमेट्रिक सेल डिविजन होता कब है, मैं ये देखूंगा कि इट अकर्स व्हेन सेल इक्वेटर डज नॉट कोइंसाइड विद द स्पिंडल इक्वेटर, यानी कि जब भी सेल का इक्वेटर और स्पिंडल का इक्वेटर आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, यानी कि सेम प्लेन पे लाइन नहीं करेंगे, तब मुझे एसिमेट्रिक सेल डिवीजन नजर आएगी। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म्स। अगेन 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में हम ये देखते हैं कि एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, वहां पे पोलेन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे कि सबसे पहले एक सेल है जिसको मैंने कहा वो मेरा माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का है मेरे पास न्यूक्लियस। अब इसमें होता यह है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, उसका न्यूक्लियस पुश हो जाता है टुवर्ड्स वन कॉर्नर ऑफ द सेल, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसमें होगी मेरी माइटोसिस, यानी कि मैंने ये देखा कि जब अब इसमें स्पिंडल फाइबर बनेंगे और उसके बाद मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स आके उस स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पे लाई करेंगे, तो वो मेटाफेज प्लेट जो बनेगा वो मेरे उस सेल के इक्वेटर पे नहीं बनेगा। और यही बात मैंने आपको मेटाफेज पढ़ाते वक्त बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि मेटाफेज प्लेट हमेशा सेल के इक्वेटर पे बने। मेटाफेज प्लेट सेल के इक्वेटर पे तब बनता है जब ये स्पिंडल प्रॉपर्ली दोनों पोल से आ रहे हों, जो कि आप उसको इमेजिन भी कर पा रहे होगे कि अगर यहां से और यहां से स्पिंडल आते और उसके बाद मैं इस जगह पे सारे क्रोमोसोम्स को लेकर आता, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात, मेटाफेज प्लेट हमेशा स्पिंडल के इक्वेटर पे बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि उस वक्त क्रोमोसोम्स इस तरह से स्पिंडल के इक्वेटर पे आते और तब मैं ये कहता कि स्पिंडल का इक्वेटर और सेल का इक्वेटर दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, और तब मैं ये कहता कि जब अब वो डिवाइड करेंगे तो वो उसके सेंटर से डिवाइड करेंगे। बट इस केस में मुझे एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। एसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सिमेट्रिकली अलाइंड नहीं है, वो साइड में पुश हो चुका है। यहां पे मेरा मेटाफेज प्लेट बना और अब ये सेल उसके मेटाफेज प्लेट से, या मैं कहूं उसके स्पिंडल के इक्वेटर से यहां से डिवाइड होगा। ये उसका सेल का इक्वेटर, मैं रिपीट करूंगा, सेल के इक्वेटर से डिवाइड नहीं होता, जो शुरुआत में भी इस क्लास के कहा था कि हमेशा स्पिंडल के इक्वेटर से साइटोकाइनेसिस होती है। यहां से वो डिवाइड करेगा और मुझे दो सेल मिलेंगे। सबसे पहला सेल जिसको मैं कहूंगा वेजिटेटिव सेल, वो साइज में बड़ा होगा, वेयरएज दूसरा सेल जिसको मैं कहूंगा जनरेटिव सेल, उसका साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल, और इसी स्ट्रक्चर को हम पोलेन ग्रेन कहते हैं। सो मैंने यहां पे क्या देखा कि एसिमेट्रिक स्पिंडल के फॉर्मेशन की वजह से मुझे दो अलग अलग साइज के सेल मिले, यानी कि सेल का इक्वेटर और स्पिंडल का इक्वेटर कोइंसाइड नहीं हुआ। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल कह सकते हैं कि अगेन 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब मैं ह्यूमन फीमेल में
oogenesis को स्टडी करता हूं, यानी कि ओवम के फॉर्मेशन को स्टडी करता हूं, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को स्टडी करता हूं, तो मैं वहां पे ये देखता हूं कि हालांकि वहां पे मियोसिस हो रही है, क्योंकि मैं गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, वहां पे मियोसिस कैरी आउट हो रही है, बट हमें साइटोकाइनेसिस से मतलब है, क्योंकि वहां पे भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा, उसके बाद अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म तो डिवाइड करेगा ही। तो मैं वहां ये देखता हूं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद मुझे एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी मिलता है। सेकेंडरी oocyte साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका एक रीजन भी है कि मुझे सेकेंडरी oocyte से फर्दर मतलब है, मुझे फर्स्ट पोलर बॉडी से मतलब नहीं है। इसीलिए हमने किया क्या कि उसके साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट हमने उठाकर सेकेंडरी oocyte को दे दिया, ताकि वो उसको यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी वैसे भी वेस्ट में जाना है, उसका कुछ खास काम नहीं है। एंड देन अगेन सेकेंडरी oocyte में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो मुझे एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी मिलता है। सो मैंने यहां पे दोबारा से क्या देखा कि मुझे एक बड़े साइज का सेल जो कि उसका ओवम मिला, ओवम जो कि फीमेल गैमेट है, जिससे मुझे काम है क्योंकि अब उसकी फर्टिलाइजेशन वगैरह होनी है। वेयरएज सेकेंड पोलर बॉडी जो मुझे मिला, अगेन वो मेरे छोटे साइज का है, उसका मुझे कुछ खास काम नहीं है। और यहां पे मैंने क्या देखा कि दो अलग अलग साइज के सेल बन रहे हैं, यानी कि यहां पे भी एसिमेट्रिक स्पिंडल का कॉन्सेप्ट लगा होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, ये दो एग्जांपल तो मेरे एनसीईआरटी में हो गए, एक 12th के चैप्टर नंबर 2 वेयरएज दूसरा वाला 12th के चैप्टर नंबर 3। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा में थोड़ा एक और एग्जांपल बताऊं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियो में जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि उनके एम्ब्रियो में जब माइटोसिस होती है तो वो एसिमेट्रिकली होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग के एम्ब्रियो में एसिमेट्रिक साइटोकाइनेसिस मुझे देखने को मिलती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्रॉग के एम्ब्रियो जब डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाता है तो वो सारे सेल्स इक्वल साइज के नहीं होते। अगर मैं ह्यूमन के एम्ब्रियो की बात करूं तो हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हमारे केस में प्रॉपर सिमेट्रिकली चीजें हो रही होती है हमारे एम्ब्रियो में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे एम्ब्रियो में सारे के सारे जितने भी सेल्स मुझे मिलते हैं, डॉटर सेल्स, वो सब इक्वल साइज के होंगे। वेयरएज फ्रॉग के एम्ब्रियो में वो सब के सब मेरे अनइक्वल साइज के होंगे। सो ये तीन एग्जांपल हम ध्यान में रखेंगे जो कि मेरे एसिमेट्रिक साइटोकाइनेसिस का पार्ट थे। इसके बाद अब हम फटाफट देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। यहां तक हमने साइटोकाइनेसिस को कंप्लीट कर लिया, हमने पिछले लेक्चर में कैरियोकाइनेसिस देख लिया था। अब हम ये देखते हैं कि माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस की हमें क्या नीड है हमारे बॉडी में, उस चीज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हम फटाफट देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को। यहां पे सबसे पहला और अपना कॉमन वाला पॉइंट जो हम कहेंगे कि इट इज इक्वेशनल डिवीजन एंड इट क्रिएट्स नो वेरिएशन, यानी कि जब भी मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रखना हो बिटवीन पेरेंट सेल एंड प्रोजेनी सेल, या फिर मैं कहूं जब भी मुझे प्लॉइडी इक्वल रखनी हो तो मैं माइटोसिस करवाऊंगा। और साथ ही साथ जब भी मुझे वेरिएशन क्रिएट नहीं करना हो, जब भी मुझे जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स चाहिए, तब मैं माइटोसिस करवाऊंगा। बट वेरिएशन से रिलेटेड मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, इसको जरा ध्यान से सोच के आंसर करना। क्वेश्चन ये है कि कौन से फेज में जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, इनमें से कौन से फेजेस में। सबसे पहला ऑप्शन होगा मेरा G1 फेज, सेकंड ऑप्शन हम दे देंगे S फेज, सी ऑप्शन वुड बी एनाफेज एंड डी वुड बी नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन से फेज में जेनेटिक क्रिएशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे जरा मुझे सोच के बताओ। इसका आंसर हम डी नन ऑफ द अबव मार्क नहीं करेंगे। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा S फेज में जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। इसका रीजन ये है कि S फेज में हम डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर मान लो ड्यू टू सम रीजन प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो और मुझे एग्जैक्ट कॉपी ना मिले मेरे पुराने वाले डीएनए की, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मुझे आइडेंटिकल डीएनए की कॉपी नहीं मिली है। हो सकता है कि 100% एक्यूरेट नहीं रहा वो प्रोसेस, या फिर ड्यू टू सम अदर रीजन वो प्रोसेस में कुछ गड़बड़ आ गई जिसकी वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिली। इसको आप रिलेट करना जो हमने 10th क्लास में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के फर्स्ट पेज में पढ़ा था। वहां एक एग्जांपल हमें गिवन था कि बहुत सारे बैक्टीरिया, हमने कुछ बैक्टीरिया लिया और उनको कल्चर किया हमारे कल्चरल प्लेट में, लैब में। वहां पे उन्होंने ये कहा था कि जब वो डिवाइड कर रहे हैं तब बैक्टीरिया में हो रहा है जेनेटिक वेरिएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस की कैपेसिटी वेरी कर जाएगी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि हायर टेम्परेचर को रेजिस्ट करेंगे, वेरएस कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि लोअर टेम्परेचर, कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाएंगे। तो वहां पे उस वेरिएशन का रीजन क्या गिवन था उसको भी जरा याद करो।
वहां रीजन ये था कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन में होने वाले वेरिएशन के वजह से बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो गया। एक चीज जो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, बैक्टीरिया माइटोसिस मियोसिस ये सब कुछ भी शो नहीं करता, वहां पे सिंपली बाइनरी फिशन होती है। सेल 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है और डिवाइड करने से पहले वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन भी है कि द डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स जस्ट प्रायर टू रेप्लिकेशन। और उसी रेप्लिकेशन के दौरान अगर वहां पे कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ अलग कॉपी बन जाए डीएनए की, तो हम कहेंगे वहां पे वेरिएशन होती है। ठीक उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी मैं कहूंगा कि वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटी मेरे एस फेज में है माइटोसिस में भी, क्योंकि वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वेरिएशन क्रिएट होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि माइटोसिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स। याद दिला दूं, 2n लिखूंगा तो डिप्लॉयड है, n लिखूंगा तो हैप्लॉयड है। आप इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना अपने नोट्स में। मैंने कहा कि डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होती है, बट अगर मुझे हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने का मन करे तो मैं कहां जाऊंगा? हैप्लॉयड सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स शो माइटोसिस, यानी कि कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट है जो कि हैप्लॉयड सेल जिनके माइटोसिस शो करता है, बाकियों में मुझे डिप्लॉयड सेल में ही देखने को मिलती है। इस चीज में अगेन एक कैच है, उसको समझो जरा। लेक्चर नंबर 1 के एंड में जब एनसीईआरटी की कुछ लाइनें बताई थी, वहां पे हमने क्लियरली ये चीज देखा था कि माइटोसिस अगर प्लांट की बात करो तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल दोनों शो करता है। और साथ ही वहां पे मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया भी था कि कैसे हायर प्लांट के हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। बट आप बोलोगे कि भैया यहां तो ये लिखा हुआ है कि हैप्लॉयड सेल लोअर प्लांट में होती है, तो इस चीज को आप समझो। एनसीईआरटी की लाइन है तो उसको बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं लाइनों से आएगा। बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। हायर प्लांट में मैं रिपीट अगर इस चीज को करूं कि हायर प्लांट में कहां पे हमें हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने को मिलती है, तो पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में और इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनमें माइटोसिस होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम पोलन ग्रेन बनाते हैं। जहां पे एसिमेट्रिक स्पिंडल वाली बात बताई थी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे एक कहा था कि माइक्रोस्पोर में माइटोसिस, उससे पोलन ग्रेन बनेगा। तो वो माइक्रोस्पोर वो मेरा हैप्लॉयड इन नेचर ही तो होता है, एज वेल एज मेरा पोलन ग्रेन भी हैप्लॉयड इन नेचर है। तो यहाँ पे माइटोसिस करवाई हमने हैप्लॉयड सेल में, और ये सारी चीजें आपको एक एंजियोस्पर्म के लिए बताई थी। एंजियोस्पर्म लोअर प्लांट तो है नहीं, एंजियोस्पर्म तो मेरा हायर प्लांट हमें पता है। तो ये चीज हमने साफ साफ देखा कि अगर मैं माइटोसिस की बात करूं प्लांट में, तो लोअर और हायर दोनों के मुझे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों टाइप के सेल में माइटोसिस देखने को मिलती है। बट अब जरा एनिमल में आ जाते हैं। एनिमल में हमने कहा कि उसके डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होती है। अगर मुझे हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखनी हो तो मैं कहां जाऊं? मैं जाऊंगा इन सम सोशल इंसेक्ट्स में। उन सोशल इंसेक्ट के हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होती है। तो इसको जरा हम समझते हैं। सोशल इंसेक्ट क्या है? सोशल इंसेक्ट हम उन इंसेक्ट्स को कहते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि ऐसे झुंड बना के रहते हैं, अकेले नहीं रहते। जैसे कि आपके हनी बी हो गए, या फिर एंट मेरा सोशल इंसेक्ट है, वो भी कॉलोनी में रहता है। तो इस एग्जांपल को हम समझेंगे कि मेल हनी बी, रिपीट करूंगा, ओनली मेल, फीमेल की बात नहीं हो रही। मेल हनी बी दे आर ऑल्सो नोन एज ड्रोन, उनको हम ड्रोन भी कहते हैं। मेल हनी बी वो हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद रखना कि हनी बी के केसेस में जो मेल होते हैं, यानी कि जो ड्रोन होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, वेरेज जो फीमेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। ये जरा ट्विस्टेड सी बात है, बट इसको याद रखना हमेशा कि फीमेल डिप्लॉयड होती है वेरेज मेल हैप्लॉयड होता है। अजीब सी बात है बट याद रखना है। तो एक चीज सोचो, अगर मुझे हैप्लॉयड मेल की बात करता हूं और उस मेल को गैमेट बनाना हो, और गैमेट तो मेरे हैप्लॉयड ही होंगे, सो मेल को अगर गैमेट बनाना हो तो वो गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से बनाएगा या मियोसिस से बनाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो मेंटेन कर रखा है, हैप्लॉयड ही इक्वल है, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड पे जा रहे हैं, और हैप्लॉयड की तो हम मियोसिस वैसे भी नहीं करवा सकते। तो जाहिर सी बात है कि उस हनी बी को, उस ड्रोन को माइटोसिस परफॉर्म करना होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स विच आर हैप्लॉयड इन नेचर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैसे मेल हनी बी अपने हैप्लॉयड सेल्स में, क्योंकि वो कंप्लीटली हैप्लॉयड इन नेचर है मेरा मेल हनी बी, कैसे वो उन्हें माइटोसिस करवा के गैमेट बना रहा है। इस वाले पॉइंट को एक बार आप वीडियो के एंड में इस लेक्चर को खत्म कर लो, पहले वाले वीडियो में जाना, टाइम स्टैम्प्स में एंड में चले जाना बिल्कुल, जहां पे मैंने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी एक्सप्लेन करा है, और इस वाले पॉइंट को आप एक बार वहां पे जाके दोबारा देख लेना कि कैसे वो लोअर प्लांट में, हायर प्लांट में, वहां पे मैंने ये सारी बातें करी थी। बस सोशल इंसेक्ट वाली बात मैंने वहां पे डिटेल में नहीं बताया था, वहां पे कहा था कि फ्यूचर में बताऊंगा, बट यहाँ पे मैंने आज समझा दिया। इस चीज को ध्यान रखना कि ड्रोन हैप्लॉयड इन नेचर, माइटोसिस करके वो गैमेट बनाएगा। इतनी कहानी अगर हमें समझ आ गई हो तो जरा हम फटाफट आगे देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और क्या क्या है। सो नेक्स्ट, माइटोसिस अपने सुखदायी कारनामे कहां कहां दिखाता है, इसको हम फटाफट देखते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा 3rd नंबर पे कि सेल का रिपेयर इसी से होता है। कैसे?
मैं देखूंगा कि एनिमल्स में, और एग्जांपल मैं कहूंगा जैसे कि उसके एपिडर्मल सेल हो गए, मैं अगर हमारे स्किन के सेल की बात करूं, ब्लड सेल्स हो गए हमारे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनकी बात कर रहा हूं, या फिर मैं कहूं कि सेल्स इन दी लाइनिंग ऑफ गट, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग के सेल्स की बात करूं, तो ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। रीजन ये है कि ये कॉन्स्टेंटली डैमेज भी होते रहते हैं। हमारे गट की लाइनिंग या फिर आप हमारे एपिडर्मल सेल्स की बात करो तो ये कॉन्स्टेंटली डाई हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डैमेज की वजह से ये किल हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करने की नीड है, और ये चीज हमारा माइटोसिस की वजह से होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिपेयर करवा रहा है। इसी तरह से अगर ब्लड सेल की बात करूं तो हमारे रेड ब्लड सेल का, अगर हमने बचपन में पढ़ा हो, रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल 120 डेज की होती है, वेरएज व्हाइट ब्लड सेल की वो 1 से 2 हफ्ते की होती है। यही चीज अगर आप प्लेटलेट्स की बात करो तो वहां पे उसकी लाइफ साइकिल कुछ 2 या 3 दिन की होती है। तो वहां पे हमने क्या देखा, कॉन्स्टेंटली सेल डाई हो रहा है, इसके वजह से उसको हम कॉन्स्टेंटली रिप्लेस कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे कि ग्रोथ इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी हमारा माइटोसिस करवाता है। कैसे? Constant mitosis in the meristems of plants leads to continuous growth throughout the life. प्लांट के मेरिस्टमैटिक टिश्यू में कांस्टेंट सेल डिवीजन होता है, कांस्टेंट माइटोसिस होती है। इसके वजह से हम वहां पे कहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ वहां पे ग्रोथ हो रही है, या फिर हम कहते हैं कि वहां पे ग्रोथ ओपन है हमेशा के लिए। वेरएज यहां पे मैंने एनिमल वाली बात नहीं लिखी, ऐसा मत सोच लेना कि एनिमल्स में ये पॉइंट नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंपली एनसीईआरटी में जो डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया है, तो इसीलिए ये चीज मत सोचना। इसी तरह से सेल का रिपेयर में मैंने एनिमल लिखा था, तो ऐसे दिल पे मत लगा देना कि प्लांट यहाँ पे नहीं हो सकता। प्लांट में भी जाहिर सी बात है, अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो सेल का रिपेयर वहां पे भी माइटोसिस करवाएगा। बट इसको अगर हम लेते हुए चले तो हमने क्या पढ़ा था, और इस चीज को अगर आप याद करो कि हमने पहले चैप्टर के पहले वीडियो में भी ये बात कही थी कि प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, थ्रू आउट द लाइफ होती है। वेरएज अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होती, एक टाइम तक लिमिटेड होती है। रीजन क्योंकि प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन हो रही है। इस चीज को मैंने पहले चैप्टर के पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में चाहो तो उसको भी जाकर वापस अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड देन एंड में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से सवाल आते हैं, याद करेंगे कि माइटोसिस रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इट वॉज डिस्टर्ब्ड बाई सेल ग्रोथ, यानी कि सेल के ग्रोथ के वजह से ये मेरा जो रेशियो है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि इसको ठीक करने का काम कौन करता है? माइटोसिस करता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है अगर आप पूछोगे तो ये ऐसी चीज है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को कर दो डिवाइड, वही मेरा इसका रेशियो मिल जाएगा। अब जरा इसको समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम से कि अगर एक सेल है, मैंने कहा उसका N/C न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, N उसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम, C साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, उसमें मैंने करवाई ग्रोथ। ग्रोथ में हमने पढ़ा है कि ग्रोथ के वजह से उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ेगी, बट न्यूक्लियस का साइज तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज तो हमने एस फेज में चेंज किया था, उसको भी याद करना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करवाओगे तो ओवरऑल तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इसके वजह से मैंने यहाँ पे कहा था कि ये डिस्टर्ब हो जाता है सेल के ग्रोथ की वजह से, यानी कि ये रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि इसको डिवाइड करवा के। अब इसकी डिवीजन करवाऊंगा तो मुझे वापस से मैंने इसके साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को कर दिया डिक्रीज, न्यूक्लियस का वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट। तो मैंने साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम जो कि पहले इंक्रीज हो गया था उसको अगर डिक्रीज कर दूं तो मुझे ये रेशियो मेंटेन हो जाता है, रेशियो रिस्टोर हो जाता है। और यही इसलिए मैंने कहा कि रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसी के साथ हमने सारे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के पॉइंट्स कर लिए हैं कवर, और ये लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। बट जाने से पहले जो लेक्चर के शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा फेज है मेरे माइटोसिस में जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, तो उसका आंसर जरा बताओ। अगर अभी तक आपने सोच लिया हो तो सोचो जरा। उसका आंसर ये है कि ऐसा काम हमारे एनाफेज में होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे एनाफेज में डबल हो जाते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं। रीजन समझो। रीजन ये है कि प्रोफेज और मेटाफेज, मेटाफेज में हमने उसको अटैच करवा दिया था स्पिंडल फाइबर से, वेरएज एनाफेज में हमने सारे क्रोमोसोम्स को बीच में से स्प्लिट किया, उसके सेंट्रोमेर से हमने स्प्लिट किया, और उसके बाद हमने क्या कहा था कि स्प्लिट करने के बाद अब उसको मैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से नहीं जानूंगा, तो अब उसको मैं क्रोमोसोम्स के नाम से जानूंगा, जो कि मेरे डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम्स है। तो क्या ऐसा नहीं कह सकता कि अभी तक क्योंकि हम एनाफेज में हैं तो हमने साइटोकाइनेसिस तो करवाई नहीं है, क्योंकि अभी तक हम कैरियोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ इसका मतलब कि मुझे डॉटर सेल नहीं मिले, इसका मतलब कि अभी तक वो एक सिंगल सेल है जिसके अंदर में सारा काम हो रहा है। और मैंने अभी अभी तो कहा उस सिंगल सेल के अंदर में मैंने
एक एक क्रोमोसोम के बीच में से स्प्लिट किया और दो दो क्रोमोसोम बना दिए। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड थे, वेरएज उसको डिवाइड करने के बाद एक क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर क्रोमैटिड है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल लूं स्किन के सेल से, ह्यूमन के स्किन सेल की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम पहले थे एनाफेज से पहले, बीच में से डिवाइड हुए, अब वो 92 क्रोमोसोम बन चुके हैं, 46 का डबल 92। क्यों? क्योंकि बीच में से डिवाइड करने के बाद उन क्रोमोसोम्स को अब मैं और सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से नहीं जानूंगा, जो उनको मैंने अलग किया, अब उनको मैं क्रोमोसोम के नाम से जानूंगा। तो इसको अगर हम ऐसे याद करें कि एनाफेज से पहले उस स्किन के सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 46। कितने क्रोमैटिड? 92 क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमैटिड कर दिया हमने, बीच में से डिवाइड, एनाफेज करवा दिया। तो अब कितने क्रोमोसोम है उसमें? 92। और कितने क्रोमैटिड? 92, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड हमें देखने को मिल रहा है। बट अब साइटोकाइनेसिस करवा दो तो जो डॉटर सेल मिलेंगे उसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 46। और कितने क्रोमैटिड? वो भी 46, क्योंकि वही है कि एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमैटिड देखने को मिला। तो उस क्वेश्चन का आंसर एनाफेज था। तो अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन आ जाए कि नन ऑफ द अबव नहीं मिल रहा और कुछ मार्क करना ही है तो उसको चुपचाप एनाफेज मार्क करके आ जाना। सो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज के लेक्चर में हमने साइटोकाइनेसिस को अच्छे से समझा और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को भी हमने अच्छे से समझ के माइटोसिस वाला चैप्टर कर लिया खत्म। यानी कि हमने इस चैप्टर को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को आधे से ज्यादा कर लिया कंप्लीट। अब हमारा बचता है मियोसिस। मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2 और उसके बाद हम मियोसिस के सिग्निफिकेंस को देखेंगे। बट उससे पहले एक चीज जो समझाना रह गया था, जो पिछले लेक्चर में कहा था कि इस वीडियो में बताऊंगा, बट लेंथ ज्यादा लंबा ना करते हुए, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल रह रहा है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो को इसी पे रखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे अच्छी तरह से इसको समझेंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक सा समझ लो, एनसीईआरटी में नहीं है बट हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, शानदार नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाओ। साथ ही क्वेश्चंस की जितनी हो सके प्रैक्टिस करो और डाउट्स पूछो। जितने भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स पे लिखो, किसी भी वीडियो के आके कमेंट पे लिखो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उन डाउट्स को आपको अच्छी तरह से सॉल्व करूं। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय।